हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आरवी गांवरी और मैं स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, आज हम करने वाला है गिटार का अगला कॉर्ड जिसका नाम है ई मेजर कॉर्ड। दोस्तों, हम ई मेजर कॉर्ड आज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमने पिछले लेसन में गिटार ई माइनर का कॉर्ड हमने लिया था और ई माइनर और ई मेजर का पोजीशन लगभग सेम होता है। तो मैं आपको पहले ई माइनर का जो पोजीशन है वो आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ई माइनर का पोजीशन बता देता हूँ, जो मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको ई मेजर को समझने में आसानी हो। तो दोस्तों, पहले मैंने आपको ई माइनर कॉर्ड सिखाया, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ई माइनर हमने लिया था सेकेंड फ्रेट पर, हमारी सेकेंड और थर्ड फिंगर को हमने रखा था, यानी कि सेकेंड फ्रेट पर 5 स्ट्रिंग और 4th स्ट्रिंग पर हमने हमारी फिंगर जमाई थी। 5 स्ट्रिंग पर हमारी फिंगर नंबर 2 थी और 4th स्ट्रिंग पर हमारी फिंगर नंबर 3 थी। और इस तरह से हमारा पहला कॉर्ड बना था ई माइनर। तो दोस्तों, आज हम लोग ई मेजर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ई मेजर का जो पोजीशन है वो भी लगभग सेम ही है। पहले आप अपने दोनों हाथों से ई माइनर का पोजीशन बना ले। इस तरह से ई माइनर का पोजीशन बना ले। उससे क्या होगा फ्रेंड कि आप जब अपने जो फर्स्ट फिंगर है उसको प्रेस करेंगे फर्स्ट फ्रेट पर रखकर थर्ड स्ट्रिंग को, तो ये आपका सेकंड कॉर्ड बन जाएगा जिसका नाम है ई मेजर कॉर्ड। तो देखिए दोस्तों, ई मेजर की एक बार फिर से आपको पोजीशन बता देता हूँ। पहले हमें करना है सेकंड फ्रेट पर सेकंड फिंगर रखनी है, सेकंड फ्रेट पर फोर्थ स्ट्रिंग पर हमें हमारी तीसरी फिंगर रखनी है और इस तरह हमारा बनेगा ई माइनर। और उसके बाद थर्ड स्ट्रिंग पर फर्स्ट फिंगर हम लोग रखेंगे। को ये इसका डिस्क्रिप्शन डायग्राम में दे रहा हूँ, तो आप डायग्राम देखकर भी आसानी से इसे समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से ये हमारा एक और कॉर्ड तैयार हो गया जिसका नाम है ई मेजर कॉर्ड। तो ई मेजर को हमें इस तरीके से पकड़ के पिक से नीचे की तरफ डाउन स्ट्रोक करना है। उसके बाद हमें पहला फिंगर हटाकर, जैसे हम पहला फिंगर हटाएंगे हमारा ई माइनर कॉर्ड बन जाएगा। देन हमें इसे अप करना है। तो हमें क्या करना है फ्रेंड, हमें करना है ई मेजर डाउन, ई माइनर अप। तो जब हम अप डाउन करके कॉर्ड चेंज करेंगे तो फ्रेंड उससे आपकी जो है शिफ्टिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी। देन आपको दोनों कॉर्ड याद भी हो जाएंगे। तो इसी तरह आप प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन का बटन है उसे प्रेस कीजिए ताकि जो मेरे अपडेट होने वाले लेसन हैं वो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय। हाय फ्रेंड, वेलकम टू आरवी गिटार क्लासेस। मैं हूँ आपका दोस्त आरवी गांवरी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हुए बढ़ते हैं हमारे लेसन्स की तरफ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कॉर्ड प्रोग्रेशन की। तो अगर फ्रेंड आपने मेरे पिछले लेसन नहीं देखे हैं तो आप मेरा लेसन देखिएगा। उसमें जो मेरा सबसे पहला कॉर्ड है ई माइनर, उसमें मैंने आपको कॉर्ड्स को बिल्कुल बारीकी से समझा रखा है। अगर आपने वो लेसन्स देखे हैं तो आपको सी मेजर के और डी माइनर के चार्ट पढ़ने में बिल्कुल भी, डायग्राम देखने या समझने में बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो पहले मैं आपको सी मेजर कॉर्ड की जो पोजीशन है उस पर फिंगर रखकर बता देता हूँ।
तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको जो मेरी फिंगर की पोजीशन है वो मैंने आपको डायग्राम में शो कर दी है। आपको दिख रहा होगा वहाँ पर 5th स्ट्रिंग पर मेरा 3rd फिंगर है, देन मेरा 4th स्ट्रिंग पर 2nd फिंगर है और 3 स्ट्रिंग मैंने छोड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने 2nd स्ट्रिंग पर अपना 1st फिंगर जमाया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, अब मैं आपको विथ फ्रेट बताता हूँ कि मेरी फिंगर कौन सी स्ट्रिंग पर कौन से फ्रेट पर है। तो आप डायग्राम देख रहे होंगे, उसमें आपको फिंगर्स के नंबर भी दिख रहे होंगे। तो देखिए दोस्तों, 5th स्ट्रिंग फ्रेट नंबर 3, 4th स्ट्रिंग फ्रेट नंबर 2, फिंगर नंबर 2, देन मैंने 3 नंबर का स्ट्रिंग को छोड़ा है खाली, उसके नीचे जस्ट 2nd नंबर का स्ट्रिंग है जिसको मैंने 1st फ्रेट पर प्रेस किया है अपनी 1st फिंगर से। देखिए दोस्तों, डायग्राम में भी आपको समझ में आ रहा होगा। और जब हम सी कॉर्ड लगाते तो इस तरीके का साउंड करता है। तो देखा दोस्तों, यह है आपकी सी मेजर कॉर्ड की पोजीशन। इस तरीके से आप सी मेजर कॉर्ड को पकड़िएगा। थोड़ा स्टार्टिंग में मुश्किल होगा समझना, और सबसे ज़्यादा मुश्किल होगा इसमें आपको फिंगर जमाना। अब दोस्तों, फिंगर जमाने के बाद आपको क्या करना है वो आपको बता देता हूँ। अगर आप बिगनर हैं और सी कॉर्ड्स प्ले कर रहे हैं, सबसे पहले आप अपनी फिंगर इस तरह जमा लें। उसके बाद कोई भी स्ट्रिंग पैटर्न ना ले, सिर्फ पैटर्न ले, डाउन 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 तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है पहले कॉर्ड का। जो आपका सी कॉर्ड है उसको इस तरीके से पकड़ के फिर आप रिलैक्स हो जाएं। फिर से अपनी फिंगर को सी कॉर्ड पर रखें और फिर प्ले करें डाउन 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 डाउन। काफी दिनों तक, काफ़ी घंटों तक आप इसी प्रैक्टिस को करें ताकि आपकी फिंगर आसानी से जम जाए। फिर साथ में अगर आप कर सकते हैं एक एक्स्ट्रा कॉर्ड और ले लीजिए, जो मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था, आपको वो लेसन ज़रूर देखें। ई माइनर कॉर्ड बहुत ही सिंपल कॉर्ड है। ये कॉर्ड तो आप ऑलरेडी सीख गए होंगे, मेरे को पिछले लेसन में काफ़ी अच्छी तरीके से बताया है। जब आप इन दोनों कॉर्ड्स को एक साथ मर्ज कर देंगे तो आप इनके साथ इस तरीके से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। डाउन 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 डाउन। फिर आप सी का प्रैक्टिस कीजिए, डाउन 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 डाउन। फिर रुककर फिर आप ई माइनर का प्रैक्टिस कीजिए, डाउन 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 डाउन। इस तरीके से आप की शिफ्टिंग भी होगी, काफ़ी आसानी से शिफ्ट कर पाएंगे, पर थोड़ा टाइम लगेगा। प्रैक्टिस का टाइम लीजिएगा काफ़ी। और ये आप इस तरीके से आपकी कॉर्डिंग काफ़ी बिगड़ेगा आपका रिदम, लेकिन पूरा फोकस कीजिएगा धीरे धीरे सुपर स्लो में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेसन में। तब तक के लिए अलविदा।
वेलकम टू आरवी गिटार क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरवी गावरी। लास्ट कुछ लेसन में हमने ई माइनर सी मेजर कॉर्ड्स की है और आज हम लोग डी मेजर कॉर्ड करने वाले हैं। इन तीनों कॉर्ड को मिलाकर आज हम एक पूरा कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं। इन तीनों कॉर्ड्स के कॉम्बिनेशन में आप काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स आसानी से प्ले कर पाएंगे। मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको इन तीनों कॉर्ड के कॉम्बिनेशंस पर कुछ सॉन्ग्स बताऊंगा, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं हमारा अगला कॉर्ड्स। तो फ्रेंड आज हम करने वाले हैं गिटार कॉर्ड्स डी मेजर कॉर्ड। तो फ्रेंड आज हम करने वाले हैं डी मेजर कॉर्ड और डी मेजर कॉर्ड की पोजीशन आपको डायग्राम में दिख रही होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी फिंगर कहाँ पर रखना है, कहाँ से इसको प्रॉपर तरीके से प्रेस करना है, कैसे प्रेस करना है। तो शुरू करते हैं डी मेजर कॉर्ड की पोजीशन। फर्स्ट फिंगर में रख रहा हूँ मेरी थर्ड स्ट्रिंग पर, सेकंड फ्रेट पर। देन मेरा सेकंड फिंगर जो है वो मैं रख रहा हूँ यहाँ पर फर्स्ट स्ट्रिंग सेकंड फ्रेट पर। देन मेरा थर्ड फिंगर मैं रख रहा हूँ सेकंड स्ट्रिंग में थर्ड फ्रेट पर। देखिए दोस्तों, तो ये है हमारा डी मेजर कॉर्ड। अब हमको डी मेजर कॉर्ड को प्ले करना है। हम एक एक स्ट्रिंग को धीरे धीरे हिट करेंगे डाउन स्ट्रोक की तरफ। देन अब में हम इसको फिर से प्ले करके देखेंगे। तो ब्लॉक साउंड देने पर बिल्कुल घबराना नहीं है आप लोगों को, बिल्कुल नॉन स्टॉप आपको प्रैक्टिस करना है। ब्लॉक होती है होने दीजिए, आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैबिट में आ जाएगा और फिर आपको बिल्कुल क्लियरली साउंड वो सुनाई देगा इस तरह। तो दोस्तों ये है हमारा डी मेजर कॉर्ड। मैं आपको बताता हूँ कि डी मेजर कॉर्ड की आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। आपको डी मेजर कॉर्ड पकड़ना है और स्ट्रोक करना है डाउन। फिर कीजिए डाउन 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 डाउन, बिल्कुल स्लोली सुपर स्लो में डाउन स्ट्रोक कीजिए। 4 डाउन स्ट्रोक होने के बाद आप अपनी कॉर्ड्स को ओपन कर दीजिए, फिर फिंगर उसी जगह पर जमाएं और फिर 4 स्ट्रोक डाउन करें। तो दोस्तों ये थे हमारा डी मेजर कॉर्ड। ई माइनर जो कॉर्ड हमारा है, मैंने आपको पहले फर्स्ट लेसन में बताया था ई माइनर सी, मैं आपको बता चुका हूँ अगर आपने इसकी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस की हो। और डी दोस्तों एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें आप काफी सॉन्ग्स आसानी से प्ले कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको इनकी कॉर्डिंग की शिफ्टिंग बता देता हूँ एक बार कि आप इन कॉर्ड्स को किस तरीके से शिफ्ट करें, कैसे प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो आपको पहले ई माइनर पकड़ना है, फिर आपको सी मेजर कॉर्ड लगाना है, फिर आपको डी मेजर कॉर्ड लगाना है। एक कॉर्ड को लगाकर धीरे धीरे आसानी से शिफ्ट करें, फिंगर जमाने की कोशिश करें। टफ रहेगा थोड़ा, लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपको हैबिट हो जाएगा। पहले इस तरह से एक एक स्ट्रोक पर आप इसको ऐसे प्ले कीजिए। देन उसके बाद आप 4 स्ट्रोक करें एक कॉर्ड्स पर। फिर 4 स्ट्रोक कंप्लीट होते ही आपको बिल्कुल आराम से सी पर 4 स्ट्रोक करना है। देन उसके बाद सेम डी पर आपको सेम इसी तरीके से डाउन स्ट्रोक करना है। सुपर स्लो के बाद आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें, फिर इसको साथ में जोड़ दें। किस तरीके से देखिए 4 स्ट्रोक सभी कॉर्ड्स पर लगाना है और इसको ऐसे जोड़ दीजिए। दोस्तों सिर्फ मैं आपको 4 डाउन स्ट्रोक दे रहा हूँ, मैं कोई पर्टिकुलरली आपको स्ट्रमिंग पैटर्न नहीं दे रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारा हुआ आज का लेसन और मैं आपको दिखाता हूँ कि इन कॉर्ड कॉम्बिनेशंस में आपको कितने सॉन्ग्स आप आसानी से प्ले कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ मैं आपको इन कॉर्ड्स पर कौन कौन से सॉन्ग्स आप गा सकते हैं।
मेरा वो रिश्ता पुराना। तेरे बिना तो रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हाय फ्रेंड, वेलकम टू आरवी गिटार क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त आरवी गांवरी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्रोमेटिक स्केल। फ्रेंड्स, हमारे काफ़ी सारे लेसन अभी तक बन चुके हैं और अभी तक हमने किसी भी स्केल के बारे में बात नहीं की है। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्रोमेटिक स्केल। क्रोमेटिक स्केल गिटार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो मैं आज आपको क्रोमेटिक स्केल्स बताने वाला हूँ। क्रोमेटिक स्केल। स्टेप 1। तो दोस्तों, क्रोमेटिक स्केल शुरू करने से पहले आपको गिटार के स्ट्रिंग के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको स्ट्रिंग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। गिटार में 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, जिसका नाम है ई, बी, जी, डी, ए, ई। दोस्तों, अगर आप इस लेसन पर हैं तो आपको ऑलरेडी गिटार के स्ट्रिंग्स के नाम तो याद होंगे। सेकंड स्टेप। तो फ्रेंड, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। तो दोस्तों, ये वो वर्ड्स हैं जो गिटार के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। म्यूज़िक सीरीज़ में सिर्फ ए से लेकर जी तक ही वर्ड यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा अदर कोई अल्फ़ाबेट यूज़ नहीं किया जाता, यानी कि जी के बाद कभी भी एच नहीं आएगा। जी के बाद सीधा फिर आपको ए ही रिपीट होगा, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, देन अगेन ए, फिर बी, सी, डी, ई, एफ, जी। तो इसी तरह ये रिपीटिशन में चलता रहता है। इसके अलावा कोई भी नोट्स नहीं होते हैं या कोई भी अल्फ़ाबेट्स इसमें यूज़ नहीं होता है। तो फ्रेंड, इसके अलावा होता है एक ए शार्प और बी फ्लैट। तो वो आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो ये दोनों ही वर्ड जो ए हैश करके आपको सिंबल दिख रहा होगा, इससे ए हैश नहीं, उसे ए शार्प कहा जाता है और उसकी जस्ट पास में ए फ्लैट है। तो ये सभी, तो फ्रेंड, मोस्टली शुरू में शार्प और फ्लैट लगता है। बस बी और ई एक ऐसे नोट्स हैं जो स्थिर रहते हैं, इनमें ना कोई शार्प लगता है ना कोई फ्लैट लगता है। बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी, यानी कि यहाँ पर मेरा एक स्केल तैयार है। सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी, सी। तो देन आपको इसके ऊपर दिख रहा होगा सी शार्प, डी शार्प, जो ब्लैक कलर के नोट हैं उस पर एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी फ्लैट, ई फ्लैट, इस तरीके से नोट्स आपको दिख रहे होंगे। तो फ्रेंड, ये शार्प और फ्लैट का क्या फंडा है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो दोस्तों, जब हम लोग इंक्रीज़ करते हैं सुरों को, जैसे कि हम लोग गाते हैं सा रे गा मा पा धा नि सा, तो वो हमारे सुर इंक्रीज़ हुए, यानी कि आरोह जो हमारा गया, यानी कि ऊपर चढ़ रहे हैं हम लोग सुरों के, तो उसे कहते हैं आरोह, बढ़ते क्रम में। तो जब आरोह गाएंगे या आरोह बजाएंगे तो उसमें शार्प का हम लोग यूज़ करेंगे। और जब हम रिटर्न आएंगे, यानी कि हम हमारे सुरों को डिक्रीज़ करेंगे, जैसे सा, नी, ध, प, म, ग, रे, सा,
तो ये हमारे सुर डिक्रीज़ हुए, यानी कि हम ऊपर से पहले नीचे से ऊपर गए, अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे हमारे सुर को डिक्रीज़ करेंगे, आरोह से हम अवरोह की तरफ आएंगे, तो हम वहाँ पर उससे फ्लैट से शो करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। तो फ्रेंड, मैं आपको स्टेप नंबर 4 में क्रोमेटिक स्केल को कैसे जमाते हैं वो बताता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पर स्केल सी ली है। अब सी को जमाना है। सी, सी शार्प डी, डी शार्प ई, एफ, एफ शार्प जी, जी शार्प ए शार्प बी और सी। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो फ्रेंड, मैंने यहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं किया है, बस सी के पास में मैंने सी शार्प लगा दिया है और डी के पास डी शार्प लगा दिया है और एफ के पास एफ शार्प और जी के पास जी शार्प और ए के साथ ए शार्प लगा दिया है। तो मैंने कुछ भी नया नहीं किया है, बस एक उसका हम शक्ल उसके पास में बिठा दिया है, सिर्फ बी और ई को छोड़ के, क्योंकि उनमें शार्प या डेमनेस शो नहीं होता है, इसलिए उन दोनों को छोड़कर मैंने सभी में शार्प लगाया है। तो आप भी इसी तरीके से किसी भी स्केल को आसानी से बना सकते हैं। स्टेप नंबर 5, ई बी जी डी ए ई। तो ए के बाद दोस्तों आप देख रहे होंगे रेड कलर का डॉट है जो शो कर रहा है ए शार्प को। हमने ए स्केल को लिया है यहाँ पर। ए के बाद बी, बी में शार्प नहीं होता है इसलिए उसके पास में सी है, और सी के जस्ट पास में एक रेड डॉट है जो है सी शार्प। देन वैसे ही डी शार्प, फिर ई में शार्प नहीं है इसलिए उसके पास में है एफ, और हम अब देखेंगे एफ शार्प। जैसे जैसे रेड डॉट आगे बढ़ रहा है वो शार्प को इंडिकेट कर रहा है। उसके पास है जी, और जी के पास आप देखेंगे फिर से रेड डॉट है, यानी कि ये है जी शार्प। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर नेक चार्ट दिख रहा होगा, यहाँ पर स्ट्रिंग के नाम है। तो फ्रेंड, ये पूरा चार्ट खाली था, यहाँ पर कोई शार्प नहीं था, तो मैंने आपको ब्लैंक चार्ट में डॉट के ज़रिए शार्प कहाँ कहाँ लगेगा वो उसकी लोकेशन मैंने आपको बताई, ताकि आपको और अच्छी तरीके से और आसानी से ये स्केल्स समझ आ सके। अब मैं आपको क्रोमेटिक स्केल का पूरा चार्ट दिखाता हूँ। चलते हैं स्टेप नंबर 6 की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब आपको डायग्राम में दिख रहा होगा गिटार नोट्स चार्ट, या इसे गिटार नेक भी कहा जा सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्ट्रिंग नंबर ई ए डी जी बी ई। ये स्ट्रिंग्स के नाम हो गए आपके, क्योंकि जब हम क्रोमेटिक स्केल बनाएंगे तो इन्हीं से हमारा क्रोमेटिक स्केल शुरू होगा। पहला देखने को आपको मिल रहा होगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो ये जो काउंटिंग है ये हमारे फ्रेट बोर्ड की काउंटिंग है। तो दोस्तों, नंबर 1 से लेकर नंबर 2, जैसे अगर हम ई ओपन प्ले करेंगे, ई के बाद जब हम अगला फ्रेट बजाते हैं यानी कि पहला फ्रेट, तो वो बनता है अपना एफ, और हम उसके बाद सेकंड फ्रेट बजाते हैं तो वो बनता है एफ शार्प। जैसे जैसे हम हमारे नोट्स को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे वो बढ़ते चले जाएंगे। देखिए कैसे, ई एफ, एफ शार्प जी, जी जी शार्प ए शार्प बी, सी शार्प डी शार्प ई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सभी तरीके की स्किल्स मिल जाएगी। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा ई के जस्ट ऊपर ए स्ट्रिंग है,
ए का भी आपको स्केल वहाँ पर क्रोमेटिक स्केल दिख रहा होगा। ए शार्प, बी सी शार्प, डी शार्प, ई एफ शार्प, जी शार्प, ए। इसका बस एक सीक्वेंस बना लीजिए और आपका क्रोमेटिक स्केल तैयार। मैंने आपको पूरी मेथड बता दी है, आप इस मेथड से आसानी से क्रोमेटिक स्केल का चार्ट बना पाएंगे। दोस्तों आप देख रहे होंगे, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं इसमें कि आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ए दिख रहे होंगे। एक सभी स्केल्स में अलग जगह पर ए दिख रहे हैं या सी दिख रहे हैं काफ़ी जगह पर। तो ये जो भी है ए सी बी ई जी डी, तो ये पर्टिकुलर सुर है। लेकिन अगर ये फ्रेट नंबर 1 पर है ए या फ्रेट नंबर 6 पर, तो अगर हम ए बजाएंगे तो पर्टिकुलर ए ही साउंड करेगा, उससे कहीं पर भी आप प्ले करें। लेकिन इसका फंडा ये होता है, मैंने बताया था आपको, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। तो हम जब ए बजाएंगे तो वो नीचे का जब नोट बजेगा, इसमें होता है फर्स्ट फ्रेट, आप देख रहे हैं फर्स्ट फ्रेट, ये आपके लो नोट होते हैं। और जो 12 नोट हैं ये आपके हाई नोट होते हैं। यानी आपके स्वर वही रहेंगे, बस अंतर आएगा तो लो नोट का और हाई नोट का। जब आप नीचे के सुर बजाएंगे तो वो लो साउंड करेगा, और आप जब ऊंचे सुर बजाओगे यानी कि 12 फ्रेट 11 फ्रेट समथिंग कुछ भी फ्रेट अगर आप प्ले करेंगे तो वो काफ़ी ऊंचा साउंड आपको देगा। बस यही फ़र्क है, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होगा सुरों में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले लेसन में। फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेसन में, तब तक के लिए अलविदा। हेलो एवरीवन, अगर आप बिगनर हैं, आप सोच रहे हैं कौन सा गिटार लें, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। मैंने अमेज़ोन से 1990 में एक गिटार ऑर्डर किया है, आपके सामने है, बहुत ही अच्छी पैकिंग में ये आया है। गिटार का बैग है। गिटार के बैग के अलावा भी मुझे बहुत सारी एसेसरीज मिली है। ये देखिए, देखने में काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है देखने में।
तो बिना ज़्यादा देर किए हुए फ्रेंड हम इसको लाइव टेस्ट के लिए ले चलते हैं। हाँ तो फ्रेंड देखिए, बहुत ही खूबसूरत कलर है इसका और काफ़ी शाइनी है और वेट में भी काफ़ी लाइट है। तो जिस तरह के बिगिनर्स होते हैं उनके हिसाब से ये बहुत ही अच्छा मटेरियल है। तो बिगिनर्स के लिए इस रेंज में ये गिटार बहुत ही अच्छा है। मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप बिगिनर हैं और ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना चाहते, ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहते हैं सीखने पर, तो आप ये गिटार ले सकते हैं। चलिए सुनते हैं इसका साउंड। मैंने इसको एक बार अच्छी तरीके से ट्यून कर लिया है। देखते हैं कि ये जब हम टैब्स बजाते हैं तो ये किस तरीके से साउंड करता है। साउंड तो इसका काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्मूथली प्ले हो रहा है और उसके फिंगर बोर्ड्स काफ़ी बड़े हैं, तो बिगिनर को फिंगर्स रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत ही स्मूथली प्रेस करने पर भी ये साउंड कर रहा है। तो देखा दोस्तों, काफ़ी अच्छा साउंड कर रहा है टैब्स में। हम एक बार गिटार कॉर्ड्स प्ले करके देखते हैं। फ्रेंड आपने कितना अच्छा साउंड आ रहा है। इस रेंज में मैं कहूँगा ये बेस्ट गिटार है। अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, इस गिटार को ऑर्डर करें और जल्दी से जल्दी अपनी गिटार क्लासेस को शुरू करें। तो इस गिटार की लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको आसानी से ओपन करके इसे वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अलविदा।